हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल बी बायोलॉजिकल विद सचिन। तो आपकी वीडियो है चैप्टर नंबर 9 क्लास 11th बायोलॉजी, और आपका जो सेक्शन है जो हम आर्टिकल पढ़ेंगे वो है 9.6। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये हो गया। आई थिंक न्यूक्लिक एसिड हम पढ़ चुके हैं, तो 9.7 करेंगे। 9.7 आर्टिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। देखो, हमने जब पढ़ा था कि फ़िल्टर किया था हमने डिफरेंट चीज़ों को मैश करके लिविंग टिश्यू को, तो एक था ऊपर एसिड इनसॉल्युबल और एक था नीचे एसिड सॉल्युबल। ओके, तो एसिड इनसॉल्युबल के अंदर हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ओके, देन न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। तो वो हम तीनों ऊपर पढ़ चुके हैं। अब बचा आपका फोर्थ, प्रोटीन। ओके, तो देखते हैं प्रोटीन के बारे में क्या कुछ है। प्रोटीन एज मेंशन अर्ली आर हिट्रोपॉलीमर कंटेनिंग स्ट्रिंग ऑफ अमाइनो एसिड। देखो भाई, हिट्रोपॉलीमर है, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब है अलग अलग मोनोमेरिक यूनिट्स जुड़ी हैं, अलग अलग छोटी छोटी यूनिट्स जुड़ी हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं आपका अमाइनो एसिड्स, जो जुड़ते हैं और अमाइनो एसिड के रिपीट होने से प्रोटीन बनता है। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल मीन्स डिफरेंट थिंग इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब होता है अलग अलग चीज़ें अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री द स्ट्रक्चर इनवेरिएबली रेफर टू द मोलिकुलर फॉर्मूला। ठीक है, तो केमिस्ट्री में हम क्या बोल देते हैं, फॉर्मूले को ही स्ट्रक्चर बोल देते हैं। लाइक भाई, साल्ट की स्ट्रक्चर क्या होगी, Na के साथ Cl जुड़ा होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड में Mg के साथ 2 Cl जुड़े होंगे। तो इस तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट जो होते हैं ऑलवेज राइट अ 2-डायमेंशनल व्यू ऑफ मॉलिक्यूल वाइल रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक केमिस्ट जो होते हैं वो 2D में व्यू लेते हैं इसका, जैसे कि बेंजीन, नेप्थलीन, फॉर्मूला भी लेंगे, स्ट्रक्चर भी लेंगे। फिजिक्स वालों की बात करते हैं, फिजिसिस्ट कंजर अप द 3D। देखा होगा, हम फिजिक्स में जब भी बात करते हैं XYZ 3 डायमेंशन में बात करते हैं ऑफ मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर, वाइल बायोलॉजिस्ट, अगर बात आएगी बायोलॉजिस्ट की, डिस्क्राइब द प्रोटीन स्ट्रक्चर एट 4 लेवल। हम इसको 4 लेवल तक लेके जाते हैं। द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, दैट इज द पोजिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ ए प्रोटीन, which is the first amino acid, which is the second, and so on, is called the primary structure। जिसमें बस एक लाइन में चीज़ें लगी हुई हैं, सिंपल हम काउंट कर सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, या प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, किसी भी प्रोटीन की। ए प्रोटीन इमेजिन एज ए लाइन, द लेफ्ट रिप्रेजेंट बाय द फर्स्ट अमाइनो एसिड। देखो क्या कहा है, अगर आप एक प्रोटीन को एक लाइन मानते हो, ओके, द लेफ्ट रिप्रेजेंटेड बाय द फर्स्ट अमाइनो एसिड, तो पहला अमाइनो एसिड आपका कहाँ पे होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे, और जो आपकी राइट हैंड साइड रहेगी वहाँ पे रहेगा आपका लास्ट अमाइनो एसिड, और ये बन जाएगी आपकी बिल्कुल सिंपल सी प्राइमरी स्ट्रक्चर। आप यहाँ पे इस वाले डायग्राम में इस चीज़ को समझ भी सकते हो। ठीक है, ये प्राइमरी आपका और ये लास्ट अमाइनो एसिड, ये आपकी बिल्कुल क्या है, एक आपका है यहाँ पे ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। द फर्स्ट अमाइनो एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड एन टर्मिनल एंड, और इसको एन टर्मिनल भी बोल देते हैं। ओके, द लास्ट अमाइनो एसिड इज कॉल्ड द सी टर्मिनल, इधर इसको बोलेंगे सी टर्मिनल। ए प्रोटीन थ्रेड डजेंट एग्जिस्ट थ्रू आउट एज एक्सटेंडेड रिज रोड, ये बिल्कुल सीधी कोई रोड के तरीके से नहीं होता। द थ्रेड इज फोल्डेड इन ए फॉर्म ऑफ हेलिक्स, और ये हेलिक्स की फॉर्म में होता है। ओके, आपने देखा होगा ये डीएनए, मतलब उसकी तरह हेलिकल फॉर्म में ये होता है, ये आपको दिख रहा होगा नीचे सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। इसको साफ करते हैं, यहाँ आप इसको देख सकते हो हेलिक्स की फॉर्म में। द थ्रेड इज फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स सिमिलर एज ए रिवॉल्विंग स्टेयरकेस, जैसे कि आपने स्टेयर्स देखे होंगे कुछ बिल्डिंग्स के अंदर, वो घूमती हुई कम जगह में चढ़ा देते हैं ऊपर। ऑफ कोर्स वन ओनली सम प्रोटीन ऑफ द प्रोटीन थ्रेड आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, और कुछ ही ऐसे प्रोटीन जो इस फॉर्म में मिलते हैं। इन प्रोटीन्स ओनली राइट हैंडेड हेलिक्स आर ऑब्जर्व, और इसके अंदर क्या मिलेंगे आपको, राइट हैंडेड हेलिक्स ही देखने को मिलेंगे। अदर रीजन्स ऑफ द प्रोटीन थ्रेड आर फोल्डेड इनटू अदर फॉर्म इन इज व्हाट इज कॉल्ड द सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और जो अलग फॉर्म में घूमे होते हैं उनको बोलते हैं आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर, या जो हेलिकली जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। इन एडिशन द लॉन्ग प्रोटीन चेन इज आल्सो फोल्डेड अपॉन इट्स लाइक अ वुलन बॉल।
आपने ऊन के गोले देखे होंगे, वैसे खुल जाते हैं कई बार। तो उस तरीके से अगर कोई स्ट्रक्चर है तो उसको क्या बोलते हैं हम, टर्सरी स्ट्रक्चर। दिस गिव अस 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ प्रोटीन। टर्सरी स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द मैनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो ऐसी सारी एक्टिविटीज़ के लिए टर्सरी स्ट्रक्चर वाले प्रोटीन जरूरी होते हैं। सम प्रोटीन आर असेंबल और मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट। द मैनर इन विच दीज इंडिविजुअल फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट आर अरेंज विद द रिस्पेक्ट ऑफ ईच अदर। इसमें क्या होता है, चीज़ें एक दूसरे के साथ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से उलझी होती हैं। जैसे कि अगर ये आपका प्राइमरी था, ये आपका सेकेंडरी था और ये आपका टर्सरी था, तो ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सारी हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सारी हैं, नीचे भी सारी आ जाएंगी। तो मतलब क्या कॉम्प्लिकेट एक यूनिट है आपकी, तो इस तरीके से वो काफ़ी कॉम्प्लिकेट होता है। मतलब कि प्राइमरी भी है, सेकेंडरी भी है और ये टर्सरी बन गया। अब इसी को कंटिन्यू करते हुए दोबारा से प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड जो होती स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं आपका क्वाटनरी स्ट्रक्चर। Adult human hemoglobin consists of 4 subunit. The two these are identical to each other, hence the subunit are alpha type and the subunit are beta type। ये लिखा है कि जो ह्यूमन है उसके अंदर 4 आपकी अलग अलग होती हैं। अगर आप इसको इस तरीके से मानते हो तो 2 आपकी अल्फा रहेंगी, 2 आपकी बीटा रहेंगी, अगर आप इसको हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर मानते हो तो। ठीक है, कंसीडर करके इसको चलते हैं। तो ये रहेगा आपका ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वाटनरी। अब है कि भैया जो हमने बोल ले कि भाई इनके अंदर बॉन्ड जुड़ते हैं, तो वो बॉन्ड जो होंगे वो कैसे कैसे बॉन्ड रहेंगे। ठीक है, तो अभी ऊपर थियोरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद डायग्राम देखते हैं। नेचर की बात करते हैं। देखो 2 टाइप के बॉन्ड यहाँ पे बेसिकली मिलेंगे आपको, पेप्टाइड बॉन्ड और दूसरे मिलेंगे आपको ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, शुगर्स के बीच में, और जहाँ पे एक अमीन साइड होगी वहाँ से। इन ए पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड बॉन्ड जो रहेगा प्रोटीन के अंदर जो बॉन्ड रहेंगे या जहाँ पे अमाइनो एसिड जुड़ते हैं, उसमें क्या होता है, लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, अमाइनो एसिड किससे जुड़ते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से। विच इज फॉर्म्ड, कब बनता है ये, जब एक कार्बोक्साइल COOH ग्रुप जो होता है एक अमीनो एसिड का दूसरे के अमीन ग्रुप के साथ जुड़ता है। सपोज करो एक का यहाँ पे है आपका COOH सेगमेंट और दूसरा है जो उसका है यहाँ पे NH2 सेगमेंट। अब इनके बीच में जब बॉन्ड बनेगा वो कहलाएगा आपका पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, और कब बनता है ये अमीनो एसिड, विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मोइटी। एक सेकेंड, तो कब बनता है ये, नेक्स्ट अमीनो एसिड विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर, वाटर निकलेगा वहां से, उसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। और कोई भी बॉन्ड जब बनता है वाटर निकल से, उसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। ठीक है, इन पॉलीसेकेराइड, अब शुगर्स आ गई हैं ऊपर से, पॉलीपेप्टाइड अब है शुगर, सेकेराइड। शुगर में तो ग्लूकोज होती है यूनिट, तो ग्लूकोज के बीच में जो बॉन्ड बनेंगे उनको बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। कब बनेंगे ये, दे आर फॉर्म्ड बाय डिहाइड्रेशन। अगेन यहाँ से पानी निकल जाएगा। दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम ऑफ एडजेसेंट मोनोसेकेराइड। देखो यहाँ पे सिर्फ ग्लूकोज होते हैं तो उनके कार्बन, रिस्पेक्टिव कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा। अब न्यूक्लिक एसिड, ए न्यूक्लिक एसिड ए फॉस्फेट मोइटी लिंक 3 कार्बन ऑफ 1 शुगर एंड न्यूक्लियोटाइड ऑफ द 5 कार्बन। ये आपको दिखाएंगे नीचे, अभी दिखा ही देते हैं इधर से। देखिए ये जो रहेगा आपका इधर से, ये आपका थर्ड रहेगा, सॉरी 5th रहेगा ये कार्बन। देखो 1 2 3 4 और ये वाला है 5th कार्बन। एक तरफ 5वां कार्बन है, और अगर इधर से काउंट करें तो पहला, दूसरा और तीसरा, तो एक का तीसरा कार्बन, दूसरे का 5वां कार्बन, इनके बीच में बनेगा फॉस्फेट बॉन्ड। ओके, तो इस तरीके से आपका न्यूक्लियोटाइड बनता है। 5 carbon of the sugar of the succeeding nucleotide. The bond between the phosphate and the hydroxyl group of sugar in ईस्टर बॉन्ड। अब ईस्टर बॉन्ड कब बनेगा, जब एक फॉस्फेट के और OH ग्रुप के बीच में बॉन्ड बनेगा, उसको बोलते हैं ईस्टर बॉन्ड। एज देयर इज वन सच ईस्टर बॉन्ड ऑन इधर साइड ऑफ द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। देखो अब एक कमाल की बात है, एक्चुअल में कहीं भी डाई ईस्टर होता ही नहीं। ठीक है, कहीं पे भी डाई ईस्टर नहीं होता, लेकिन एक पी के साथ इधर वाला OH, इसको बोल देंगे ईस्टर बॉन्ड। एक इस फॉस्फेट के साथ इधर वाला OH, उसको बोल देंगे डाई ईस्टर बॉन्ड। तो देखो 2 ईस्टर हैं एक फॉस्फेट के। सपोज करो कि आपका ये है फॉस्फेट, एक OH के साथ बॉन्ड इधर बनाया
और एक OH के साथ बॉन्ड इधर बनाया, तो एक ईस्टर बॉन्ड राइट साइड है और एक ईस्टर बॉन्ड लेफ्ट साइड है। एक्चुअल में डाई ईस्टर नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ये डाई अलग है और ईस्टर अलग है, तो दो ईस्टर बॉन्ड बनते हैं, समझे। तो इस तरीके से ये चीज़ें बनती हैं, फॉस्फेट और डाइस्टर बॉन्ड। न्यूक्लिक एसिड एग्जिबिट वाइड वैरायटी ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, काफ़ी लंबी चौड़ी वैरायटी होती है। फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर एग्जिबिटेड बाय द DNA इज द फेमस वॉटसन क्रिक मॉडल, जो आपने ये कभी कभी बुक पे छपा हुआ देखा होगा। ओके, द टू स्ट्रैंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड आर एंटी पैरेलल। देखो ये किस तरीके से होते हैं, 3 5 अगर ये है तो दूसरा 5 3 होता है, तब इनके बीच में बॉन्ड बनते हैं, इसको बोलते हैं आपका वॉटसन क्रिक मॉडल। द बैकबोन ऑफ फॉर्म्ड बाय द शुगर फॉस्फेट शुगर चेन, और इनकी जो बैकबोन है जो इनको जोड़ के रखती है वो किससे बनी है, शुगर और फॉस्फेट से। द नाइट्रोजनस बेस आर प्रोजेक्टेड मोर और लेस परपेंडिकुलर टू द बैकबोन, और वो नाइट्रोजनस बेस परपेंडिकुलर नियरली अरेंज होते हैं यहाँ पे, जिनको AT या GC बोलते हैं। A एंड G वन स्टैंड कंपल्सरीली बेस विद द T एंड C। तो क्या लिखा, इसका मतलब है जो एडानिन है और जो गुआनिन है, ए तो जुड़ेगा आपका थायमिन के साथ और जी जुड़ेगा आपका साइटोसिन के साथ, मतलब कि एडेनोसिन हमेशा थायमिन के साथ जुड़ता है और गुआनोसिन हमेशा साइटोसिन के साथ। लेकिन अगर RNA है तो थायमिन की जगह पे यहाँ पे यूरेसिल आ जाएगा RNA के अंदर। ठीक है, ये आप 12th क्लास के अंदर सब कुछ पढ़ोगे। A एंड G ऑन वन स्टैंड कंप्लीटली बेस विद द हो गया ये। इसके बाद देयर आर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड इन बिटवीन A एंड G, और जो आपका एडानोसिन है और जो थायमिन है इनके बीच में होता है आपका डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन जो गुआनोसिन है और साइटोसिन है उनके अंदर होता है आपका ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द G एंड C, ईच स्ट्रैंड अपीयर लाइक ए हेलिकल स्टेयरकेस, ईच स्टेप इज ascent of represented by the pair of bases at each step of ascent, the strand is 36 degree. One full turn of helix strand would involve 10 step or 10 base pair. Attempt driving a line diagram. The pitch is 34 angstrom. The rise per base is toward 3.4. अब बताऊंगा मैं सारी बातें आपको, एक बार ये देख लो। This form the DNA with the above mentioned silent feature called the BDNA. इन हायर क्लास यू विल स्टडी। देखो भाई अभी बताते हैं, ये एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, यूनिक साइलेंट फीचर इसको बोल देते हैं। देखो एक्चुअल में हुआ क्या है, खाली जगह यहाँ पे क्रिएट करते हैं और अभी बना के दिखाते हैं। देखो भाई ये अगर हम इसको मान लेते हैं आपका एक स्ट्रैंड, ओके, तो यहाँ पे क्या रहेंगे, बेस पेयर्स रहेंगे इस तरीके से। तो अब एक देखो सिंपल सी बात है काफ़ी, अभी आपको मैं एक चीज़ समझाता हूँ। यहाँ पे घूमेगा यहाँ पे, अगर हम बात करें इस सेगमेंट की, ठीक है, इस सेगमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये 34 एंगस्ट्रोम है, ठीक है। इसके अंदर 10 बेस पेयर हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है, 10 हैं। अब 34 एंगस्ट्रोम तो सारे हैं और 10 उसके अंदर स्टेप हैं। अगर आप इधर बात करो कि भाई एक CD है और उसके अंदर 10 स्टेप लगे हुए हैं, ओके, और टोटल लेंथ है उन 10 स्टेप की 34, तो आप इजीली बता सकते हो बाय मेंटेन करके कि जो दो रिस्पेक्टिव स्टेप्स हैं उनके बीच में 3.4 एंगस्ट्रोम का डिस्टेंस रहेगा। ये आपको पता लग गया। अब बताया है कि ये एक 360 है। देखो अगर मैं ऐसे सर्कल बनाता हूँ ये वाला, और अगर मैं इसको उठा के पलट दूँ, इस वाले को इधर से कट करके इधर से काट लिया मैंने इसको और इसको शिफ्ट कर दिया नीचे इस तरीके से, तो अब ये जो टर्न है S का, यहां से लेके यहां तक ये रहेगा 360 डिग्री का, ओके, इस बात को समझ रहे हो। तो ये 360 डिग्री का आपको 10 हिस्सों में डिवाइड करना है कि भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से घुमाओगे इसको 10 में, तो एक कितने का डिग्री का एंगल लेगा, एक लेगा आपका 36 का, ओके। तो इस तरीके से क्या रहेगा आपका, ये 360 हो जाएगा अगर आप इसको 10 टाइम्स बढ़ाते हो तो, ओके। तो ये आई थिंक आपको समझ आया होगा, अगर नहीं आया तो मैं कब इसकी वीडियो बोर्ड पे बना दूंगा, आपको तब पक्का समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आया हो तो इसको मतलब रिवाइंड करके देख सकते हो,
और समझ में आया तो समझ में आने के लिए एक लाइक तो बनता ही है। अब है नीचे डायनेमिक स्टेट की बात अगर हम करें तो ये डायनेमिक स्टेट है जो मेटाबॉलिज्म की, ये मैं आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे आएंगे आपके एंजाइम, एंजाइम कैसे काम करते हैं, लिविंग स्टेट क्या है, ठीक है। तो वो सारी प्रॉपर्टीज एक साथ पढ़ाएंगे और चैप्टर को कर देंगे ख़त्म। शायद हो जाएगा या ज़्यादा बचेगा, एक सेकंड देख लेते हैं। हाँ, हम कहाँ हैं, केमिकल रिएक्शंस, एंजाइम, द लिविंग स्टेट, है तो ज़्यादा। चलो 2 वीडियो बन जाएंगे, आराम आराम से देख लेना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बचे रहो कोरोना से। और चैनल को प्रमोट तो कर ही सकते हो भाई, इतना तो कर ही सकते हो मेरे लिए। लाइक करो, सब्सक्राइबर बढ़वा दो कुछ।